नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा जो 24 सितंबर को आयोजित होने वाली है रविवार के दिन, उसकी तैयारी को परिपूर्णता दे रहे हैं और उसी में ये हमारी मैराथन की कक्षा 2 है। इसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा में सफल होने के लिए काफी लाभदायक होंगी। तो आइए हम बात करेंगे मानव शरीर के तंत्र, पाचन का सारांश, विभिन्न जंतु एवं उनका उत्सर्जन, मनुष्य के शरीर में हड्डियां, कशेरुक दंड के भाग, श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन, मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं, मानव रोग, प्रमुख चिकित्सा उपकरण और चिकित्सा संबंधी आविष्कार। पहला हमारा है मानव शरीर के तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिंग सिस्टम। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पूछेगा कि भोजन के पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है कितने अवस्थाओं में पूर्ण होती है, तो 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। इंजेक्शन मतलब अंतर्ग्रहण, डाइजेशन पाचन, अवशोषण एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण और मल परित्याग। जो 5 चीजें हैं, 5 प्रक्रियाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाओं के द्वारा जब हमारा भोजन हमारे शरीर में आता है तो पाचन तंत्र के द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन को मुंह में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब आगे देखिए, पाचन का सारांश। पाचन का सारांश मतलब कौन से ग्रंथि है, उससे कौन सा एंजाइम निकलता है, भोज्य पदार्थ क्या है, प्रतिक्रिया के बाद क्या बनता है, ये चीज पूछी जा सकती है आप लोगों के परीक्षा में, इसलिए इसको लिया गया है। पहला हम बात करते हैं लार का। जो लार हमारा है ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, इससे टाइलिन और माल्टेज 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। लार ग्रंथि से, लार से जो टाइलिन और माल्टेज 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। भोज्य पदार्थ मंड और माल्टोज होता है, और जो टाइलिन होता है मंड में आता है, उसके बाद माल्टोज में बदल जाता है। जो माल्टेज होता है वो माल्टोज में बदलता है, उसके बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। उसके बाद जो जठर रस होता है वह 2 प्रकार से होता है, एक पेप्सिन होता है, एक रेनिन होता है। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन में बदलता है और जो प्रोटीन होता है वो पेप्टोन्स में बदल जाता है। रेनिन केसिन में आता है और केसिन कैल्शियम पैराक्सीनेट में चेंज हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे अग्नायी रस, अग्नाशयी रस। अग्नाशय से निकलने वाला रस है ये, इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का हिस्सा है और प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है। दूसरी एमाइलेज होता है वो मंड में बदलता है और मंड शर्करा का रूप लेती है। जो लाइपेज होता है वो वसा में परिवर्तित होकर वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। आंतरीय रस होता है, इसके 5 पार्ट है, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज और लाइपेज। इरेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन में चेंज होता है और प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। माल्टेज जो होता है वो माल्टोज में बदलता है जो ग्लूकोज का रूप लेता है। सुक्रेज होता है सुक्रोज में बदलता है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में होता है। जो लैक्टोज होता है वो लैक्टोज में बदलता है जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल जाता है। लाइपेज वसा में और वसा वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है प्रतिक्रिया के बाद। उसके बाद मानव शरीर में पुच्छ बृहदांत्र में संकलन होता है। ये पूछ देगा कि मानव शरीर में जो पूंछ है, मानव शरीर में जो पूंछ है वो बृहदांत्र में संलग्न होता है। अब बात करेंगे परिसंचरण तंत्र की। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इससे जुड़े हुए कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो रक्त परिसंचरण की जो खोज हुई थी 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 में विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत 4 भाग आते हैं। रक्त का जो संचरण होता है, रक्त हमारे खून में जो संचारित होता है, उसके अंतर्गत 4 पार्ट आते हैं, हृदय, धमनियां, सिराएं और रुधिर। हृदय, धमनियां, सिराएं और रुधिर, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड। हृदय क्या होता है, यह हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा होता है? हृदय होता है। हृदयावरण नामक थैली में हृदय को रखा जाता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों में विभाजित होता है। हृदय कितने कोष्ठ में विभाजित होता है? 4 कोष्ठ में विभाजित होता है। अगले भाग में एक दाया अलिंद होता है, एक बाया अलिंद होता है। हृदय के पिछले भाग में एक दाया निलय और बाया निलय। हृदय के 4 भाग होते हैं, दाया निलय,
बाया आलिंद और दाया आलिंद, और पिछले भाग में होता है दाया निलय और बाया निलय। आलिंद को हम अंग्रेजी में ऑर्किल कहते हैं और निलय को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। अब आगे देखेंगे इस टॉपिक को, जंतु और उसका उत्सर्जन। एक कोशिकीय जंतु का उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। पेरिफेरा संघ के जंतु का विशिष्ट नलिका तंत्र के द्वारा उत्सर्जन होता है। सिलेंट्रेटस जो है उनके सीधे कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। चपटे कृमि होते हैं उनके ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। एनेलिडा संघ के जंतु जो होते हैं उनका वृक्क के द्वारा उत्सर्जन होता है। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनका मैलिथियन नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। जो मोलस्का होते हैं उनका मूत्र अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है। और जो कशेरुकी होते हैं उनका मुख्यतः वृक्क के द्वारा मतलब किडनी के द्वारा उनका उत्सर्जन हो जाता है। आगे तो मनुष्य के शरीर में हड्डियां, मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। बाल्यावस्था में 208, सिर की कुल हड्डियां 29 होती है, कपाल में 8 होती है, फेसियल में 14, कर्ण में 6। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 33 है, रीढ़ की कुल हड्डियों की 26 है। प्रारंभ में रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 होती है, जो विकसित हो जाने के बाद 7 हड्डियां कम होकर 26 हो जाती है। पसलियों की कुल हड्डियों की 24 संख्या है, पसली में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 24 होती है। अब बात करेंगे कशेरुक दंड के भाग। गर्दन में कितनी? 7। वक्ष में कितनी? वक्ष मतलब सीने में 17। कटी में 5, त्रिक में 5 और पुच्छ में 4 कशेरुक होते हैं। सांस जो लेते हैं, बाहर जो सांस छोड़ते हैं और सांस को लेते हैं, दोनों में क्या क्या कितनी चीजें आती हैं तो उनको देखेंगे, जिसको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इसमें वायु का संगठन क्या होता है? जब हम अंदर ली गई वायु लेते हैं तो उसमें 78.09% नाइट्रोजन लेते हैं, 21% ऑक्सीजन होता है और 0.3 क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जब हम अपने सांस को बाहर छोड़ते हैं, निकालते हैं, तो बाहर निकाली गई वायु में नाइट्रोजन उतना ही होता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा 4% कम हो जाती है और कार्बन की मात्रा 4% बढ़ जाती है। तो जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है उसमें हम ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21% ऑक्सीजन को इन करते हैं और 17% ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% इन करते हैं और 4% बाहर करते हैं। जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो सेम रहती है श्वासोच्छ्वास में। जब हम श्वास लेने की प्रक्रिया करते हैं, मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ना, तो उसमें नाइट्रोजन की जितनी मात्रा हम अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा को हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। प्रश्न ये भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास द्वारा कितने ml पानी, कितने मिलीग्राम पानी मानव शरीर से बाहर निकल जाता है? तो 400 ml। अब मस्तिष्क का भार कितना होता है? मस्तिष्क का भार 1200 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है। ये 2-3 ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछ लिए जाते हैं। मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं हैं। कार्य की प्रकृति के अनुसार क्या हमें चाहिए? ऊर्जा चाहिए। पुरुष में ऊर्जा अधिक चाहिए, महिला में ऊर्जा कम चाहिए, तो उसी की बात करता है। हल्का कार्य करने वाले पुरुष को 2000 कैलोरी रोज ऊर्जा चाहिए और महिला को 2100 कैलोरी। 8 घंटा काम करने वाले में 3000 कैलोरी चाहिए, पुरुष को 2500, महिला को चाहिए। कठिन परिश्रम जो काम करते हैं उनमें 3600 कैलोरी और महिलाओं में 3000 कैलोरी की ऊर्जा चाहिए प्रतिदिन। अब बात करेंगे मानव रोग द्वारा होने वाले रोग। मानव रोग परजीवी द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से रोग हैं जो प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं, परजीवी के कारण होते हैं? तो मलेरिया है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली और आरबीसी। प्लाज्मोडियम परजीवी है, वाहक मादा एनाफलीज है। इसी को हम बता रहे थे जब हम क्लास में पढ़ रहे थे कि इन सब चीजों को एक साथ लिख लेना है, तो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। रोग मलेरिया, प्रभावित अंग इससे क्या होता है? तिल्ली एवं आरबीसी। परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम। वाहक क्या होता है? मादा एनाफलीज। पायरिया जो रोग होता है मसूड़ों में होता है। परजीवी क्या है? एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। अगला सोने की बीमारी जो होती है उस पे कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। इसका कौन सा परजीवी है? ट्रिपोनोसोमा। यह किससे होता है? सीसी मक्खी से। सीसी मक्खी से होने वाला रोग कौन सा है? ट्रिपेनोसोमा।
आगे पेचिस जो होता है वो आंत को प्रभावित करता है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका है, इसका परजीवी कौन सा है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। कालाजार जो होता है वो अस्थिमज्जा को प्रभावित करेगा, इसका परजीवी कौन है, लिस्मैनिया डोनावानी। लिस्मैनिया डोनावानी कालाजार का परजीवी है। और वाहक कौन सा है, बालू मक्खी। अब लक्षण क्या है, ठंड के साथ मलेरिया का ठंड के साथ बुखार हो जाएगा, पायरिया में क्या होगा, मसूड़ों में रक्त का निकलना, सोने की बीमारी में अत्यधिक नींद आएगी, और पेचिस में क्या होगा, श्लेष्मा और खून के साथ दस्त होगा, और कालाजार में तेज बुखार होगा। इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको भी शामिल किया गया है। एक भी कोई भी बिंदु आप लोगों का छूटे नहीं, इसके लिए बहुत प्रयास किया गया है। पेसमेकर, पेसमेकर होता है हृदय गति कम हो जाने पर सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य विकृति या स्कैन का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर का क्या काम होता है, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ क्या होता है, मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए। एमआरआई क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका पूरा नाम है, संपूर्ण शरीर में असामान्य या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाता है। अब कुछ इससे हट कौन सा आविष्कार किसने आविष्कार किया, तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया, विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन ने किया, डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया, स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार बाम्समैन ने किया, होम्योपैथिक का पिता या होम्योपैथिक हैनीमैन के नाम से जानते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी याल्टल लिलेहल ने किया गया। पर प्रथम परखनली शिशु एडवर्ड एवं स्टेप्टो के द्वारा किया गया। एंटीजन की खोज लैंग स्टीनर के द्वारा किया गया। क्लोरोफॉर्म की खोज हैरिसन तथा सिम्पसन के द्वारा किया गया। टेरामाइसिन की खोज फिनेल के द्वारा किया गया। डायबिटीज की खोज बेटिंग के द्वारा किया गया। पोलियो वैक्सीन जॉन एसाल के द्वारा किया गया। बैक्टीरिया की खोज ल्यूइन हॉक के द्वारा किया गया। आरएनए का खोज जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्क के द्वारा किया गया। मलेरिया परजीवी चिकित्सा रोनाल्ड रॉस के द्वारा। विटामिन ए का खोज मैकमुलन के द्वारा किया गया। और आगे सल्फा ड्रग्स, डॉगमैन, हृदय प्रत्यारोपण, ये पूछा जाता है, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार किया गया। जो हृदय का प्रत्यारोपण होता है क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। लिंग हार्मोन स्टेनास के द्वारा। गर्भ निरोधक गोलियां जो थी पिनकस के द्वारा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आइनोयन के द्वारा। इंसुलिन बेटिंग के द्वारा। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन की खोज की गई थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। बीसीजी का टीका यूरिन कालमेट के द्वारा। रक्त का परिवर्तन कार्ल लैंग स्टीनर के द्वारा। डीएनए जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा कीटाजोटोस के द्वारा। जंपिंग का जीन का सिद्धांत बरबरा मैकलिन के द्वारा। उसके बाद ये रेगुलेटरी जीन का सिद्धांत जैकब और मोनाडी के द्वारा किया गया था। आगे डीएनए संश्लेषण का प्रयोग। डीएनए संश्लेषण कार्नबर्ग के द्वारा। प्राकृतिक वर्णवाद का चार्ल्स डार्विन के द्वारा। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लैनिक के द्वारा। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा। हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। होम्योपैथी के संस्थापक की बात करेंगे हाईमैन है। पुनरावर्तन का सिद्धांत अर्नस्ट केल है। लेप्रोसी वेसिलस का आविष्कार हैंसेन के द्वारा किया गया था। रेबीज रोधी टीका लुई पास्चर के द्वारा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक लिस्टर हैं और प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी ए फ्लेमिंग ने। हमने अपनी कक्षा को परिपूर्णता दी है अपने हिसाब से और टीम के साथ काफी मेहनत के बाद ये सब कक्षाएं संचालित की गई। 1-2 और प्रैक्टिस सेट की कक्षा आएंगी। निश्चित तौर पर ये हमारी कक्षाएं आप लोगों की सफलता में लाभकारी सिद्ध होंगी। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा दीजिए, सफल होइए। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, अगली कक्षा के साथ पुनः बात करेंगे, पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।